चाहे कितना भी काम हो, इस वीडियो को पूरा सुन लेना, बड़े ध्यान से सुन लेना। इसके अंदर हर जानकारी ई-मित्र से लेकर कितनी एज है, क्या सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप पहले देखिए, बाद में वीडियो देखने लग जाओगे, आप सब्सक्राइब करना या फिर शेयर करना ये भूल जाओगे। आप एक बार शेयर इसे ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखिए आप पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, इस चैनल पर अब हम जो है कोई भी आंदोलन का वीडियो यहाँ पर हम नहीं लाने वाले हैं। अगर आपको हमारे ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने पल पल की खबरें चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ना, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, मैंने तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये देख लेना है कि भाई इसमें क्या है। रोजगार कार्यालय जो झुंझुनू के अंदर है, वहाँ से ये जो एक नोट, प्रेस नोट आया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। कि राजस्थान सरकार कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय झुंझुनू, समझ गए आप। 1/1/2019 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, हम इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। पहले मैं आपको मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो देखिए, मैंने पहले एक दो वीडियो अपलोड किए, तो वहाँ पे मैंने जो एक चीज़ है जो यहाँ पे मैंने पकड़ी है, उसको मैंने वहाँ पर गलत बता दिया था, और इसी कारण मैं ये वीडियो वापस अपलोड कर रहा हूँ। गलत नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे 30 साल है ना, जो तो पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इनके लिए चाहिए 30 वर्ष। और चाहे कोई भी हो, महिला हो, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। एक बात तो आपने क्लियर कर ली यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये मैंने वहाँ पे 30 साल बताई थी महिलाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ 35 वर्ष है। अब हम इस चीज़ को, पूरी की पूरी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। कि रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन प्राप्त होने वाले बेरोजगार आसार्थियों के पंजीयन व बेरोजगारी भत्ता आवेदनों के सत्यापन के दौरान देखने में आया है कि बिना जानकारी के गलत एनसीओ कोड का इंद्राज, रोजगार की स्थिति, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों में काफी त्रुटियां आ रही है, जिसके कारण आवेदकों को पुनः संशोधन हेतु भेजना पड़ रहा है। इस हेतु प्रक्रिया को सुगम और संपादन हेतु आप सभी को निम्न प्रकार से मार्गदर्शित, यहाँ पे एनसीओ कोड है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम इस सारी की सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए, रोजगार कार्यालय में आसार्थी के पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आसार्थी अपनी एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से पंजीयन कर सकता है। इस हेतु आसार्थी को जो है एसएसओ आईडी में एम्प्लॉयमेंट जॉब सीकर विकल्प का उपयोग कर वांछित सूचनाओं का इंद्राज करते हुए अपने ऑनलाइन पंजीयन करवा सकता है। पंजीयन के समय स्वेच्छा से एनसीओ कोड का इंद्राज न कर आसार्थी की अंतिम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही एनसीओ कोड का इंद्राज करे। तो ये जो आपको कोड मांगे ना, तो यहाँ पे आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसी को आपको, उसी के हिसाब से ये कोड का चयन करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अंतिम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता ना, उसके आधार पर ही इस कोड का चयन करना है, बस ये बात है मुख्य। नोट यहाँ पे देखिए लिखा है कि रोजगार कार्यालय में पहले से ऑनलाइन पंजीकृत आसार्थी का दोबारा पंजीयन नहीं किया जाना चाहिए। यदि पुराना पंजीयन याद नहीं हो तो कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो ये देख सकते हो आप। अक्षत योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन करने के लिए आसार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। बेरोजगारी भत्ते हेतु बेरोजगार आसार्थी रोजगार पंजीयन की तरह ही अपनी एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से एसएसओ आईडी में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विकल्प का चयन कर सकते हैं और वांछित सूचनाओं का इंद्राज करते हुए बेरोजगारी भत्ते हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो, ये भी एक अच्छी जानकारी आपको मिली है। यहाँ लिखा है कि बेरोजगारी भत्ता आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले मूल दस्तावेज क्या होंगे। 10वीं की अंक तालिका, स्नातक की डिग्री, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और विवाहित महिलाओं के लिए ससुराल पक्ष का होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी है यहाँ पे इन्होंने। तो ये भी एक अच्छी खबर है, यहाँ पे देख लीजिए कि भाई कोई भी अगर विवाहित महिला है तो उसके लिए ससुराल पक्ष का होना आवश्यक है, मूल निवास, ठीक है। रोजगार निदेशालय द्वारा निर्धारित किया हुआ स्व घोषणा पत्र, और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोजगार निदेशालय के द्वारा निर्धारित किया हुआ स्व घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये आपको रोजगार निदेशालय के द्वारा जो निर्धारित किया हुआ ये घोषणा पत्र है, ये आपके पास होना, सर्टिफिकेट है, ये आपके पास होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एकल खाता पासबुक आपके पास होनी चाहिए। ये देख लो, दो खाते, दो नाम, मतलब कि आपका खुद का अकेले का ही खाता होना सही है। नोट, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन कर आवेदन करते समय अपलोड करने हैं। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख दी है। यदि किसी भी बेरोजगार आसार्थी को पहले से बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया हुआ है तो दोबारा आवेदन ना करें। इस हेतु आसार्थी के कक्षा 10 के बोर्ड सर्टिफिकेट पर कार्यालय की मोहर लगी हो तो वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्रता व शर्तें क्या क्या है, देखिए। एक तो आसार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, आपको रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करवाना होगा। आसार्थी संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आसार्थी राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। आसार्थी स्नातक उत्तीर्ण पश्चात आवेदन करते समय अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें देख सकते हो, मूल निवासी होना चाहिए, राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना ही चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण पश्चात आवेदन करते समय अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे आपको स्नातक की ही जो है डिग्री लगानी है, या फिर उसके बाद में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है। आसार्थी के परिवार की वार्षिक आय है जो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष आसार्थी की आयु है जो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष योग्य जनों व महिला आसार्थियों की आयु है जो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये देख सकते हो, आयु से संबंधित तकनीकी योग्यता रखने वाले आसार्थियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार व अन्य संस्थानों से किसी भी परिलाभ नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आसार्थी जो पूर्व में बेरोजगार भत्ता प्राप्त कर चुके हैं वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे। एक ही परिवार में 2 से ज्यादा आसार्थी बेरोजगार भत्ते का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एक ही परिवार में 2 से ज्यादा, यानी कि 2 तो कर सकते हैं, 2 से ज्यादा ये है जो इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे आसार्थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से लाभ ले रहे हों तो वे बेरोजगारी भत्ता लेने के पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, गैर सरकारी संस्था में भी अगर कोई लगा हुआ है, सरकारी संस्था में भी अगर लगा हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता प्राप्ति के 1 वर्ष पश्चात नवीनीकरण करने हेतु पात्रता व शर्तें। अब आपको 1 साल मिल गया अगर भत्ता, तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया है वो भी आप सुन लोगे तो आपको बाद में फायदा होगा। बेरोजगारी भत्ता आवेदन करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद नवीनीकरण करना आवश्यक है, अन्यथा नवीनीकरण के अभाव में बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। नवीनीकरण करने हेतु आसार्थी को अपनी SSO ID के माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑप्शन का चयन कर निम्न शर्तों को पूरा करते हुए उक्त जो उसकी रिक्तियों को है जो पूरा करना होगा। बेरोजगार हो, पहली चीज तो यहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना से लाभार्थी नहीं हो, ठीक है। पुरुष, अब ये तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये आपको 1 साल भत्ता मिलने के बाद की जो बातें हैं, यहाँ से देख सकते हो आप, ये जो है भत्ता मिलने के बाद की बातें हैं। तो जो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वो आपको मुझे पता है कहीं से भी पता नहीं थी। अगर थी तो मुझे बता देना, नहीं थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ उनको बोलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ताकि उनको सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।